हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था साइटोजेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक्स और बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइटोजेनेटिक्स जिसमें हम सेल्स की स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पहले जाना था कि जो सेल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जाना कि सेल की डिवीज़न क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। इतना सारा पढ़ते हुए एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो सामने आई, जो एक बहुत ही क्रोमोजोम, जो कि सेल डिवीज़न में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम वहीं पढ़ेंगे कि आखिर में ये क्रोमोजोम होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर इसकी हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में डिस्कवर किया था। जो टर्म है क्रोमोजोम, इसको वेल्डियर ने 1888 में दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छे तरीके से आप किस फेस में इसको स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोजोम को देख सकते हैं, तो वो है मेटाफेस। इसमें जो जीन्स हैं वो एक लीनियर मतलब फेस में एक फैशन में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से ऐसे जीन्स जो हैं क्रोमोजोम के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो कि हमारा प्लांट्स का केस है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मतलब इसको कवर किया हुआ होता है। इसके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है। लेकिन अगर हम इसका अगर प्रोकैरियोट्स का केस पढ़े, जैसे कि जो वायरसेस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोजोम के आसपास या उसके सराउंडिंग नहीं होती है। और ये भी हमें पता है कि जी डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज़ इनका अलग अलग होता है, नंबर अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो ये वीट में है तो उसमें वीट में जो 42 होते हैं, मेज़ में 20 होते हैं। ठीक है। ह्यूमंस में 46 होते हैं। ऐसे वेरी करते रहते हैं। ठीक है। तो और इनका डिप्लॉयड लेवल भी अलग अलग होता है। और डिप्लॉयड जो क्या चीज़ है वो हम आपको बाद में किसी फिर लेक्चर, ये जो डिप्लॉयड का केस है ये हम आपको फिर किसी लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट्स इसमें निकाल लिए हैं। अगर आप शेप को, इसके शेप को स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको एनाफेस में इसको देख सकते हैं। अगर आपका इसका साइज़ जानना चाहते हैं तो आप मेटाफेस में इसको देख सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ ऑब्जर्व की गई है वो इंटरफेस में की गई है, और इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो एनाफेस में ऑब्जर्व की गई है। और इसकी जो एक जाइंट क्रोमोजोम होता है, बड़ा सा क्रोमोजोम होता है, उसमें तकरीबन 300 माइक्रोन साइज़ का होता है। हाँ जी। और इसके बाद इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो है क्रोमोजोम नंबर। एक्चुअली क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। एक तो होते हैं हैप्लॉइड्स, एक होते हैं डिप्लॉइड्स, एक होते हैं बेसिक नंबर्स। हैप्लॉइड होते हैं हाफ ऑफ द सोमैटिक सेल्स, हाफ ऑफ द सोमैटिक सेल्स। जिस तरीके से मैंने आपको सेल डिवीज़न में बताया था कि 46 क्रोमोजोम्स जो हैं वो नॉर्मली होते हैं, 46 नॉर्मली होते हैं। लेकिन जब उनकी डिवीज़न होगी तो वो 23 ऐसे कुछ रह जाएंगे डिवीज़न के बाद। तो ये हाफ हो गए, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर। ठीक है। जो एक नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर है, जिस इस तरीके से जैसे कि 46 है, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आया। तो इसके बाद आपको बताते हैं बेसिक नंबर क्या होता है। बेसिक नंबर होता है कि जैसे कि हम मेज़ की मैं एग्जांपल लूँ, मेज़ में क्रोमोजोम क्या नंबर होते हैं, वो होते हैं 2n=20। ठीक है। n की क्या वैल्यू होगी, 10। तो जो ये 10 है, जो ट्रू क्रोमोजोम नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको वो होता है बेसिक नंबर। ठीक है ना, बेसिक नंबर। अगर मैं आपको बताऊं, कहूँ कि वीट का क्रोमोजोम नंबर क्या है, 42, तो क्या इसका बेसिक नंबर 21 है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत केस है। एक्चुअली जो ये 2n है ना, जिसको हम जो 2n लिखते हैं, ये डिप्लॉयड नहीं होता है, ये हेक्साप्लॉयड होता है। ये वाला 2n हेक्साप्लॉयड होता है वीट के केस में, वीट के। लेकिन हम इसको लिख 2n देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये है 6n। ठीक है ना। तो इसका जो
बेसिक जो क्रोमोजोम नंबर होगा ना, क्रोमोजोम नंबर होगा वो 7 होगा वीट का। तो इस तरीके को हम, इस चीज़ को हम ध्यान में रखना है कि क्रॉप्स का बेसिक नंबर में क्या, बेसिक नंबर है क्या एक्चुअली। ठीक है, वैसे जो इतना अलग सा केस सिर्फ वीट के केस में ही है, ज़्यादातर तो जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनमें सिंपल ही होता है, जैसे कि हमने मेज़ में निकाल लिया बेसिक नंबर, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल इसके बाद आ जाती है जी क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये सेंट्रोमेयर होता है। मैंने आपको सेल डिवीज़न में बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स बनी होती हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो किस तरीके से इसको अटैच कर रही थी, वो सेंट्रोमेयर से क्रोमोजोम्स को अटैच कर रही थी अपने साथ, और फिर अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो ये चीज़ थी क्रोमोमेयर। ठीक है, जो इस तरीके की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको क्रोमोनेमा कहते हैं, क्रोमोनेमा। और जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे मोती मोती जैसी बिंदी की तरह है, जय डॉट की तरह है, जय इसको बोलते हैं क्रोमोमेयर। क्रोमोमेयर, क्रोमोनेमा, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, और जो ये इसका जो फ्री स्पेस उसमें पड़ी हुई है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो इसकी एक पूरी आउटर कवरिंग है, जो ये वाली बाउंड्री है, इसको बोलते हैं पेलिकल। और मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स और पेलिकल जो होते हैं वो मतलब कि हेरिटेबल मटेरियल नहीं होता है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, हेरिटेबल तो होता ही है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है ना, जो नॉन जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो इसकी जो आर्म्स हैं ना, इसको जो फ्री रहती हैं, ऐसे ही मतलब फ्रीली मूव कर सकती हैं, क्योंकि क्रोमोजोम तो जब डिवीज़न होती है तब यहाँ से अटैच हुए होते हैं। ये चीज़ तो जो है दोनों हैं पंख की तरह हैं, ये तो फ्री पड़े हुए होते हैं। इनको टीलोमेयर बोला जाता है, इनको टीलोमेयर बोला जाता है। ठीक है, और आपस में ये फ्यूज़ नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें डाईपोल मूवमेंट होती है, डाईपोल मूवमेंट होती है, तो आपस में ये फ्यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्रोमोजोम की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को। इसके बाद आ जाती है क्रोमोजोम्स की क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हुई है, जैसे कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पर इसकी कैसे कैसे डिवीजन हो सकती है। एक तो होती है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी कि मीडियन। इसमें क्या होगा, मीडियन यानी कि बिल्कुल बीच में सेंट्रोमेयर होगा, तो ये एक वी शेप देगा, ऐसे वी शेप, तो इसको वी शेप दी जाती है, मतलब ये हमें वी शेप देता है। तो सब मेटासेंट्रिक मतलब सब मीडियन, थोड़ा सा सेंट्रोमेयर ऊपर की तरह से खिसक जाता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा है, तो यहाँ पे ये जे शेप बनाता है, जे शेप। फिर इसके बाद आता है जी एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब सब टर्मिनल, बिल्कुल ऊपर की तरह खिसक जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाला तो बिल्कुल थोड़ा सा ही रह जाएगा। यहाँ पे ये जे और रोड शेप दोनों बनाता है। फिर इसके बाद आ जाता है जी टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल, मतलब बिल्कुल ही सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही ऊपर होगा, ऊपर वाला तो पार्ट होगा ही नहीं, बस नीचे वाला ये वाला होगा, तो यहाँ पे ये रोड शेप देगा। फिर इसका अगला होता है होलोकाइनेटिक। होलोकाइनेटिक जिसको होलोसेंट्रिक बोलते हैं, इस ये डिफ्यूज टाइप होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जी इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर इसको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं लीनियर और एक होते हैं सर्कुलर। लीनियर जो कि हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे ह्यूमंस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। सर्कुलर जो होते हैं वो वायरस वगैरह जो होते हैं, जब बैक्टीरिया होते हैं उनमें होते हैं, सर्कुलर टाइप कुछ इस तरीके से शेप के होते हैं। तो इसके बाद एसेंशियलिटी के बेसिस पर इनको दो टाइप्स होते हैं, ए क्रोमोजोम, बी क्रोमोजोम। ए क्रोमोजोम जो हमारे अंदर जो नॉर्मल क्रोमोजोम हमारे अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि 46 प्रेजेंट हैं, वो हमारे हैं ए क्रोमोजोम, जो कि हमारे नॉर्मली चाहिए हमारी बॉडी को। लेकिन कुछ जब एडिशनल आ जाते हैं ना, कुछ एडिशनल आ जाते हैं, तो अब उनको बी क्रोमोजोम्स बोला जाता है। एडिशनल के साथ क्या होता है, उसके साथ हमारी बॉडी में
म्यूटेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमारे जो हाथ की 6 उंगलियां होती फिंगर्स होती हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की एडिशनल जो म्यूटेशंस जो हैं वो आने लग जाती हैं। फिर इसके बाद होते हैं जी सेक्स डिटर्मिनेशन में जो 2 टाइप्स के होते हैं, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स। एलो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट और ऑटो मीन्स सेम। एक्चुअली इनमें जो ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये नंबर्स में सेम होते हैं, एलोसेम्स जो हैं वो नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नंबर्स ऑटोसोम्स मतलब जहाँ तो ये एक्स एक्स टाइप के ही होंगे, जहाँ ये वाई वाई टाइप के ही होंगे, ठीक है। लेकिन एलोसोम्स में क्या होंगे जी, जहाँ पे एक्स के टाइप के भी हो सकते हैं, वाई दोनों टाइप्स के ही हो सकते हैं। तो ये एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, इस तरीके के अलग अलग केस बनाते हैं, जिससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से ये एलोसोम ऑटोसोम्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इस स्ट्रक्चर के और फंक्शंस के बेस पर जो नॉर्मल और स्पेशल होते हैं। नॉर्मल तो फिर से वही केस आ गया जिस तरीके से हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट है 46। लेकिन स्पेशल का केस क्या है, जिसमें कुछ स्पेशल क्रोमोजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, जैसे कि वायरसेस जो होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनमें रिंग टाइप के होते हैं, तो उनको भी हम स्टडी करते हैं अभी। स्पेशल टाइप में क्या आ जाता है, स्पेशल टाइप में आ जाता है जैसे कि लैम्प ब्रुश, पॉलीटीन, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स, आइसोक्रोमोजोम्स और इसके बाद रिंग क्रोमोजोम्स, ठीक है। लैम्प ब्रुश में क्या होता है, लैम्प ब्रुश में एक कुछ इस तरीके का क्रोमोजोम होगा। क्रोमोजोम में क्या होगा, लूप्स बने हुए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से होंगे ये वाले लूप्स। ये लाइट, इसका कलर लाइट होगा, यहाँ से ये डार्क होंगे। क्रोमोमेर कुछ इस तरीके से बन जाएगा लूप्स में, ठीक है। ये ड्रोसोफिला में फाइंड आउट किए गए थे सबसे पहले। तो इनकी जो लेंथ होती है वो 1 mm होती है। होते तो ये बहुत लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन 1 mm भी काफ़ी है, तो इतनी इनकी लेंथ होती है। इनमें जो लूप्स जो हैं वो 1 से 9 तक के, 1 से 9 लूप्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लूप्स जो होते हैं, सबसे ज़्यादा लूप्स जो हैं आप डिप्लोटीन स्टेज में जो हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी पॉलीटीन जाइंट, ठीक है ना, पॉलीटीन जाइंट क्रोमोजोम्स भी बोला जाता है, जो सिलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं डिप्टेरेंट्स के, ठीक है। ठीक है, इसके तो कि इसको बाल बियानी ने रिसर्च किया था, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। इसमें कुछ इस तरीके से बैंड्स बने होते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ पफ जैसी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं। पफ क्या है, इसमें ना आरएनए की सिंथेसिस हुई होती है, आरएनए जहाँ पे बनता है, जिसके कारण जो थोड़ा सा ऐसे जो एरिया है वो फूल सा जाता है, तो इस तरीके को पफ बोलते हैं। कई बार पफ का केस डीएनए में भी आ जाता है, जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही हो, यानी कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहाँ पे भी पफ बन जाते हैं। तो वो भी मतलब एक अलग केस है। तो ये जाइंट साइज़ के होते हैं, मतलब ये नॉर्मल क्रोमोजोम से ये तकरीबन 200 टाइम ज़्यादा बड़े होंगे। फिर आ जाते हैं जी एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स। एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक तो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक कुछ एडिशनल आ जाते हैं, तो वो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स। एक्चुअली ये एंजियोस्पर्म जो होती हैं उनमें इनको ऑब्जर्व किया जाता है। इनकी भी डिवीज़न हुई है, ये स्टेबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल एक होते हैं, ठीक है। स्टेबल में क्या होता है कि स्टेबल में जितने भी सेल बने हुए होंगे, मतलब बी क्रोमोजोम में जितने भी सेल्स बने होंगे, सभी में क्रोमोजोम नंबर सेम होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोजोम को हम बी क्रोमोजोम ही बोलते हैं ना, इनमें जितने भी सेल बनेंगे सभी में ही एक जैसा क्रोमोजोम नंबर होगा। एक अगर एक में सभी में ही 50 एक कुछ इस तरह से इस तरीके से होगा। अनस्टेबल में डिफरेंट होगा, किस में 50, किस में 48, किस में 44, कुछ इस तरीके से अलग अलग होंगी। उसी तरीके से साइज के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड, स्मॉल, वेरी स्मॉल, लार्ज। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल से जब इनकी जो साइज है वो 1/4 हो जाए, नॉर्मल से 1/4 रह जाए तो उनको स्टैंडर्ड बोलेंगे, 1/2 रह जाए तो स्मॉल बोलेंगे। जो वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे हैं, तो वो तो डॉट्स के साइज़ के ही होते हैं, इस तरीके से बस लार्ज होते हैं।
आइसोक्रोमोजोम क्या होते हैं, इनमें ना जो आर्म्स बनी होती हैं, जो एक क्रोमोजोम होता है उसकी जो आर्म्स इनको आर्म्स बोला जाता है ना, तो वो आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये मिस डिवीज़न की वजह से हो जाता है, जब सेंट्रोमेयर से मिस डिवीज़न हो जाती है, सेंट्रोमेयर की मिस डिवीज़न हो जाती है, तब आइसोक्रोमोजोम्स बनते हैं। जैसे कि एक्चुअली बनना तो होता है 1 2 1 2, एक आर्म होती है 1, एक दूसरी होती है 2, लेकिन बन जाती है 1 1 2 2, यानी कि ये दोनों ही सेम है, आइडेंटिकल आर्म्स जो हैं वो बन जाती हैं। फिर 5वें आ जाते हैं जी रिंग क्रोमोजोम्स। रिंग क्रोमोजोम हैं वो ई कोली या वायरसेस में, जब बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, रिंग रिंग जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ लिया कि क्रोमोजोम चीज़ क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, जहाँ एडिशनल क्रोमोजोम्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो हमने आज पढ़ा। फिर इसके साथ ही और भी अभी टॉपिक्स बाकी हैं क्रोमोजोम के रिलेटेड, साइटोलॉजी के रिलेटेड कंप्लीट करने वाले, तो नए एक वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।